हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीक्वेस्ट। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो में हम लोग एडवर्ब्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से कि एडवर्ब्स के जो एरर्स हैं वो कैसे कैसे आपके सवालों में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला सवाल, ही इज वेरी स्मार्टर ऑल्दो ही अपीयर्स फुलिश। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि देखने में लगता है भोंदू है लेकिन एक्चुअल में काफी स्मार्ट है, यही मतलब हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही सिंगुलर है, इज हमने लगाया सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पार्ट तो सही है। बी पार्ट में देखते हैं, ही इज वेरी स्मार्टर। ठीक है, अब ये जो स्मार्टर वर्ड है, ये स्मार्टर जो है, पहली बात तो एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये मुझे ही के बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में तो नहीं बता रहा, ही के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, नाम की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है, हाँ या ना। अच्छा, ये जो एडवर्ब है इसकी डिग्री क्या है? सॉरी, ये जो एडजेक्टिव है इसकी डिग्री क्या है? एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रियां होती है ना किसी भी एडजेक्टिव की, हाँ या ना, ठीक है ना। एडवर्ब की भी होती है वैसे तो, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पे स्मार्टर एडजेक्टिव है तो स्मार्ट इसका पॉजिटिव, स्मार्टर कंपैरेटिव और स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव। ठीक, तो सर ये जो एडजेक्टिव है ना, ये अपने ये अपने कंपैरेटिव फॉर्म में है, ये जो है अपने कंपैरेटिव फॉर्म में है। हमें क्या बात ध्यान रखना है? हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी कंपैरेटिव एडजेक्टिव के आगे हम लोग एडवर्ब नहीं लगा सकते। यानी कि ये जो वेरी यहाँ पे आया है, अब देखो वेरी ने आके इंटेंसिटी तो इंक्रीज करी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे हमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है सर कि अगर हमें कोई एडवर्ब लगाना है एडजेक्टिव के आगे, तो सर वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के आगे ही हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के आगे कभी भी कोई एडवर्ब नहीं लगाते। तो सर यहाँ पे सही क्या होगा? सही सेंटेंस यहाँ पे होगा, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट ऑल्दो ही अपीयर्स फुलिश। आगे बात समझ में? अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप वेरी को निकाल क्यों नहीं देते, ही स्मार्टर ऑल्दो ही अपीयर्स फुलिश। तो देखिए स्मार्टर का मतलब क्या है? स्मार्टर का मतलब है किसी और इंसान से ज्यादा स्मार्ट है ना। तो क्या वो इंसान सेंटेंस में है? दी आंसर इज नो। तो मैं यहाँ पे किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि वो इंसान जो है, ये जो बंदा है वो किसी और इंसान से ज्यादा स्मार्ट है, मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि भाई वो बहुत स्मार्ट है, दिखने में भोंदू लगता है लेकिन वाकई में काफी स्मार्ट है। आई बात समझ में? तो इसलिए यहाँ पे जो एरर है ना वो इस वर्ड के अंदर है, स्मार्टर के अंदर है। वेरी स्मार्ट होगा, वेरी स्मार्टर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। शी इज वेरी टायर्ड टू वर्क एनी मोर। सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही हमको, शी इज सही है, वेरी टायर्ड, सर यहाँ पे टायर्ड जो है एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव है। और सर वेरी, क्योंकि उसने एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो सर ये अपने आप में एडवर्ब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू वर्क एनी मोर, ठीक है ना। सर ये क्या है? ये है आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। एनी मोर भी यहाँ पे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? देखो कई बार आपके सामने इस तरह के कंस्ट्रक्शन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं, ही इज टू लेजी टू वर्क, ही इज टू लेजी टू वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक एडजेक्टिव लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे एक इन्फिनेटिव लगा दिया। टू वर्क तो अपने आप में इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव का मतलब सर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमेशा हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन आते हैं, he is too lazy to work, he is too tired to work, he is too smart to solve, या जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमेशा जो हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं टू, वेरी का नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टू का करते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमारा लेजी जो है अपने आप में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के इमीडिएटली बाद हमारा इन्फिनेटिव आ रहा है। तो अगर एडजेक्टिव के बाद हमारा इन्फिनेटिव आता है तो उससे पहले हमेशा आता है टू।
आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा शी इज टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर, कि वो इतनी थकी हुई है कि वो और काम नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं, रवि इज सो टैलेंटेड, रवि इज सो टैलेंटेड, ठीक है, रवि इतना टैलेंटेड है, विच ही कैन प्ले फॉर एनी टीम इन द वर्ल्ड। तो रवि इतना टैलेंटेड है कि भाई दुनिया की किसी भी टीम के साथ खेल सकता है। तो आपको अब एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम ये सो के बाद एक एडजेक्टिव, ये भी तो एडजेक्टिव है ना, ये भी तो एडजेक्टिव है, तो सो के बाद जब एडजेक्टिव लगाते हैं तो उसके बाद हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, कभी भी विच का प्रयोग नहीं करते। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर सर यहाँ पर होगा रवि इज सो टैलेंटेड दैट ही कैन प्ले फॉर एनी टीम इन द वर्ल्ड। रवि इज सो टैलेंटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया दैट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पे प्रॉब्लम सर इस वर्ड में है, विच नहीं आएगा, दैट आएगा, है ना। तो सो दैट होता है, सो दैट होता है, सो विच नहीं होता, सो दैट होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सर, यहाँ पर भी आपके पार्ट बी में प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दे आर टू रिच दैट दे कैन बाय एनीथिंग दैट दे वांट। अभी अभी हमने क्या सीखा कि सर अगर एक एडजेक्टिव आया है, एक एडजेक्टिव आया है, उसके बाद हमने दैट लगा दिया, तो सर उसके पहले क्या आना चाहिए, उसके पहले आना चाहिए सो। दे आर सो रिच दैट दे कैन बाय एनीथिंग दैट दे वांट, टू नहीं आएगा। टू का कंस्ट्रक्शन कहां पे होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि दे आर टू रिच टू ट्रैवल इन मेट्रो। मेट्रो में खाली गरीब इंसान ट्रैवल करता है, मध्यम वर्गीय इंसान ट्रैवल करता है, आप जैसे हम जैसे लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी अंबानी थोड़ा ना मेट्रो में ट्रैवल करेगा, बेशक मेट्रो उसकी है लेकिन ट्रैवल कभी नहीं करेगा, आया ना। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई वो इतने अमीर है कि वो मेट्रो में ट्रैवल नहीं करेंगे, सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या आया, इन्फिनिटिव आया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आया ना। तो तब हमने यहाँ पे इसके आगे टू लगाया, आ गई बात समझ में। तो जब एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उस केस में हम एडजेक्टिव के पहले टू लगाएंगे, ठीक। बट अगर आपको कहीं पर भी ये दैट दिख गया तो उसके पहले सर इस एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, आपका आएगा सो। सो दे आर सो रिच दैट दे कैन बाय एनीथिंग दैट दे वांट। इतने अमीर हैं कि दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, आ गई बात समझ में, ठीक है। सो टू रिच टू डू एंड सो रिच दैट दे कैन बाय एनीथिंग दे वांट, तो इनमें डिफरेंस समझिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, योर कार वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। योर कार वुड नॉट हैव गिवन यू, अब देखिए सर ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका थर्ड कंडीशनल का है, पास्ट कंडीशनल है ये, कि भाई तुम्हारी गाड़ी जो है तुमको इतनी परेशानी ना देती अगर तुम उसको प्रॉपरली मेंटेन करते, है ना, अगर तुम उसको ठीक से मेंटेन करते, बढ़िया बात है। सो योर कार वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बिल्कुल ठीक, बी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बी बिल्कुल ठीक। इफ यू हैड मेंटेन्ड इट, इफ पार्ट में सर हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे हैड आया, मेंटेन्ड आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम है सर यहाँ पे प्रॉपर में, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि ही, या चलो ही लिख देते हैं यहाँ पे, he maintained his car, he maintained his car proper, तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि ये जो प्रॉपर है ना, प्रॉपर होता है एक एडजेक्टिव, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो एडजेक्ट, ये जो वर्ड है किसको मॉडिफाई करना चाहता है, किसके बारे में बताना चाहता है? ये बताना चाहता है इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में। और ये वर्ड क्या है सर? ये वर्ड अपने आप में है एक वर्ब, हाँ या ना, कि उसने ही मेंटेन्ड हिज कार प्रॉपर्ली, उसने काफी अच्छी तरीके से अपनी गाड़ी को मेंटेन किया था, हाँ या ना। तो यानी कि ये जो वर्ड है ना सर, ये मुझे एक एक्शन के बारे में बता रहा है, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है। एक्शन के बारे में कौन सा वर्ड बता सकता है? एक्शन के बारे में सर सिर्फ और सिर्फ हमें बता सकता है एडवर्ब। तो यानी कि सर यहाँ पे हमें लगाना चाहिए एक एडवर्ब। तो सेंटेंस क्या होगा? ही मेंटेन्ड हिज कार प्रॉपरली, क्योंकि अक्सर हम लोग ये करते हैं कि एडजेक्टिव के आगे ly लगा दो तो वो बन जाता है एडवर्ब। हालांकि हमेशा ट्रू नहीं होता, बट काफी केसेस में ट्रू भी होता है
कि अगर हम एडजेक्टिव के आगे ly लगा दे तो वो बन जाता है एडवर्ब। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे एरर क्या है सर? यहाँ पे एरर आपका पार्ट डी में है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, मेंटेन को मॉडिफाई कर रहा है, या मेंटेन की विशेषता बता रहा है। मेंटेन क्या है अपने आप में? सर मेंटेन तो अपने आप में एक्शन वर्ब है, अभी हम लोगों ने देखा, हाँ या ना? एक एक्शन वर्ब को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर सकता है सर? सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए बच्चे? यहाँ पे आना चाहिए प्रॉपरली। प्रॉपरली आई बात समझ में? तो सही सेंटेंस ये होगा दैट यू वुड नॉट, योर कार वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली। ठीक, क्योंकि प्रॉपरली जो है वो मुझे एक्शन के बारे में बता सकता है, क्योंकि सिर्फ एक एडवर्ब एक्शन के बारे में बता सकता है, एक एडजेक्टिव मुझे एक्शन के बारे में कभी नहीं बता सकता। ये एरर भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। चलो आप एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम लूंगा मैं आप लोगों का। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं ही सिंग्स ब्यूटिफुल, अब इस सेंटेंस में मेरे बोलने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि भाई वो बहुत ही अच्छा गाता है, या अच्छा गाता है, चलो बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा गाता है, हाँ या ना? तो ये जो ब्यूटीफुल है ये मुझे सिंग्स की या फिर हमारे क्रिया की विशेषता बता रहा है, हाँ या ना? या बताना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ब्यूटीफुल जो है वो तो अपने आप में एडजेक्टिव है। क्या एक एडजेक्टिव किसी वर्ब की या फिर एक्शन की विशेषता बता सकता है? द आंसर इज नो। एक एक्शन की या वर्ब की विशेषता सिर्फ और सिर्फ कौन बताता है? एडवर्ब। तो सर इसके आगे अगर हम लोग ly लगा देंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब, और अगर ये एडवर्ब बन गया तो अब ये हमारे क्रिया की विशेषता बिल्कुल बिंदास बता सकता है। सो ही सिंग्स ब्यूटिफुली, not he sings beautiful. He maintained his car properly, not he maintained his car proper. आई बात समझ में? तो इस तरह के जो एरर्स हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस चीज के ऊपर थोड़ा टाइम लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी प्रोफेस्ड दैट, अब प्रोफेस का मतलब क्या है? प्रोफेस का मतलब हो गया कि उनका भाई वो ये कहते थे, ठीक है, वो ये कहते थे, वो ये सीख देते थे। गांधी जी ने ये सीख दी कि सिचुएशन जो भी हो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, वी शुड स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ एंड ट्रूथ अलोन। सिर्फ और सिर्फ सच बोलो। तो गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने हमें ये सीख दी कि सिचुएशन जो भी हो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दो, हमेशा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ए में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ये भी ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। वी शुड स्पीक ऑलवेज, यहाँ पे दिक्कत है। अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको कि सर जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, ये ऑलवेज क्या है? ये ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, आया ना? ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है? क्या वो हमारे एक्शन वर्ब के बाद आ सकता है? द आंसर इज नो। वो कहाँ पे आता है सर? वो हमेशा आता है हमारे एक्शन वर्ब के पहले, यहाँ पे। तो सही सेंटेंस क्या होगा? वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड ट्रूथ अलोन। क्योंकि सर ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा एक्शन वर्ब के पहले आता है, उसके बाद में नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पे ये एरर था। अब बताओ कोई है कुछ सवाल में है? इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट मालूम है तो सवालों को करना हमारे लिए चुटकियों का खेल होता है, बट अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम तो भाई घूमते रहो। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। Having been outwitted by the opponents, the captain was enough honest to admit that the team had not played well. अब देखो आउटविट करने का मतलब क्या होता है? आउटविट करने का मतलब होता है कि किसी इंसान को चकमा दे देना, ठीक है ना? तो हैविंग बीन यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल है ये। तो ओपोनेंट से चकमा खाने के बाद, इस जो सेंटेंस का मतलब हुआ वो ये हुआ कि ओपोनेंट से चकमा खाने के बाद जो कैप्टन था वो इतना ईमानदार था कि उसने ये एडमिट किया कि भाई हाँ हमारी टीम जो है वो अच्छा नहीं खेली। तो हैविंग बीन आउटविटेड बाय द ओपोनेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक कंस्ट्रक्शन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये भी ठीक है। सी पे आते हैं, द कैप्टन वाज इनफ ऑनेस्ट। ठीक है, देखो ये जो इनफ है ना, ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है, लेकिन हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि जनरली अभी तक हमने क्या देखा कि सर जो एडवर्ब की पोजीशनिंग होती है वो एडजेक्टिव से पहले होती है ना? फॉर एग्जाम्पल यू नो शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ये तो नहीं बोलते शी इज ब्यूटिफुल वेरी। तो ब्यूटिफुल यहाँ पे अगर मैं ये बोलता हूँ शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल,
तो ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। उसके पहले सर क्योंकि वेरी ने आके यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना। ही इज क्वाइट टॉल, ही इज क्वाइट टॉल, तो सर टॉल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है और क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है। हम ये तो नहीं बोल सकते ही इज टॉल क्वाइट, नहीं सर, क्योंकि जनरली जो एडवर्ब्स की पोजीशनिंग होती है वो एडजेक्टिव से पहले होती है, लेकिन इनफ हमारा एक ऐसा एडवर्ब है जो हमारे एडजेक्टिव के बाद में आता है। इनफ हमारा एक ऐसा एडवर्ब है जो हमारे एडजेक्टिव के बाद में आता है। तो यहाँ पे इनफ ऑनेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑनेस्ट इनफ। ठीक, अगर मैं ये बोलता हूं दैट ही वॉज ग्रेशियस इनफ, आगे कुछ लगा हुआ ही वॉज ग्रेशियस इनफ, तो क्या ये ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, इनफ एडजेक्टिव के बाद आएगा। ही वॉज काइंड इनफ, ही वॉज फास्ट इनफ, ही वॉज गुड इनफ। तो इनफ जब भी हम लगाएंगे एज एन एडवर्ब, वो हमेशा हम एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। अगर मैं ये बोलता हूँ ही वॉज इनफ ग्रेशियस, गलत है। अगर मैं ये बोलता हूँ ही वॉज इनफ ऑनेस्ट, गलत है, क्योंकि ऑनेस्ट अपने आप में क्या है, ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव है। और सर इनफ एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एडवर्ब है जो कि हमारे एडजेक्टिव के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे एरर क्या है सर, एरर ये है कि इनफ और ऑनेस्ट की जो पोजीशन है वो गलत है। इनफ जो है वो ऑनेस्ट के बाद आएगा। ठीक, सो हैविंग बीन आउटविटेड बाय द ओपोनेंट, द कैप्टन वाज ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट दैट द टीम हैड नॉट प्लेड वेल। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, एरर होगा आपका पार्ट सी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। The recent report by the government agency, recent report by the government agency, ये तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। reveals that, reveals सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। रिसेंट रिपोर्ट ने रिवील किया है, तो रिसेंट रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि रिपोर्ट सब्जेक्ट है हमारा, रिपोर्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कम से कम वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का मैच तो हो रहा है। दैट द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इरोडेड कंसिडरेबल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या रिवील किया है कि जो सरकार का जो निवेश है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो काफी हद तक कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हैज है वो सिंगुलर वर्ब है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हुआ है, क्योंकि क्या कम हुई है, सरकार का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट क्योंकि सिंगुलर है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने हैज लगा दिया, सिंगुलर वर्ब लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एक्शन वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम ABC में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत डी में भी नहीं है। आगे देखते हैं कंसिडरेबल। अभी कंसिडरेबल क्या है भाई, कंसिडरेबल जो है हमारा एडजेक्टिव है। देखो, किसी वर्ड के एंड में अगर एबल आता है ना, तो वो बन जाता है तुम्हारा एडजेक्टिव। एबल हो गया या IBLE हो गई, ये दोनों ही तुम्हारे एडजेक्टिव सफिक्स कहलाते हैं। सफिक्स का मतलब वो शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, उनको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एबल है, इबल है, तो ये सारे हमारे होते हैं एडजेक्टिव वाले वर्ड्स। ठीक है, तो कंसिडरेबल जो है हमारा एडजेक्टिव है। अब अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि you have grown कंसिडरेबल। ठीक है, अब यहाँ पे कंसिडरेबल का मतलब क्या हुआ, देखो इसका कंसिडरेबल का मतलब होता है कि काफी अच्छी मात्रा में, उसका मतलब है कंसिडरेबल का मतलब काफी अच्छी मात्रा में, इतनी अच्छी मात्रा में कि नोटिस में लोगों की आए, लोग कंसिडर करें, इसको समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है? हाँ सर बिल्कुल हुआ है। हैव यहाँ पे जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ग्रोन जो है हमारा एक्शन वर्ब। ठीक है ना। अब ये मुझे सेंटेंस क्या बता रहा है, ये सेंटेंस मुझको ये बता रहा है कि भाई आप जो है काफी हद तक ग्रो कर गए हो, काफी अच्छे से ग्रो कर गए हो, है ना, यही मतलब हुआ ना इसका। क्योंकि कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है, कंसिडरेबल का मतलब है अच्छी खासे अमाउंट में, तो इसका सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि आप अच्छे खासे अमाउंट में ग्रो कर गए हो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो शब्द है कंसिडरेबल, ये मुझे किसके बारे में बता रहा है? पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने ये बताया कि किसी वर्ड के एंड में अगर एबल आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये मुझे यू के बारे में बता रहा है।
या फिर ये मुझे इस एक्शन के बारे में बता रहा है, यू हैव ग्रोन कंसिडरेबल, ये किसके बारे में बता रहा है ये वर्ड मुझको? सर ये मुझे बता रहा है इस एक्शन के बारे में कि एक्शन कैसे हुआ है ना? आप 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 काफी अच्छी मात्रा में ग्रो कर गए हो, है ना? सो हाउ हैव यू ग्रोन कंसिडरेबली। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? ठीक है ना? तो इसीलिए क्योंकि ये वर्ड जो है मुझे एक वर्ब के बारे में बता रहा है, तो क्या एक एडजेक्टिव मुझे वर्ब के बारे में बता सकता है? द आंसर इज नो। वर्ब के बारे में कौन सा वर्ड बताएगा मुझको? सर वर्ब के बारे में मुझको बताएगा एक एडवर्ब। तो यानी कि यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? दैट यू हैव ग्रोन कंसिडरेबली। क्या होगा? यू हैव ग्रोन कंसिडरेबली। तो सेम लॉजिक को अगर हम अपने क्वेश्चन में लगाएं यहाँ पे, ठीक है, द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इरोडेड कंसिडरेबल। तो इसका मतलब क्या होगी? काफी अच्छी खासी मात्रा में जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है। अब ये वर्ड मुझे किसके बारे में बता रहा है? इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर उस इन्वेस्टमेंट के एक्शन के बारे में? एक्शन के बारे में बता रहा है, ना कि इन्वेस्टमेंट के बारे में। आया ना? कि वो जो एक्शन है वो कैसे हुआ है, यस और नो? तो अगर मुझे एक्शन के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एडवर्ब। यानी कि सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इरोडेड कंसिडरेबली। तो ई हटाओ और वाई लगाओ, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो बहरहाल एरर किस में है सर? एरर है आपका डी पार्ट में। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमने एक एडजेक्टिव से हम एक वर्ब को मॉडिफाई करवा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें यहाँ पे एक एडवर्ब चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Being very new in the office, I cannot hardly understand anything that my team and my boss discuss. तो being very new का मतलब कि भाई मैं ऑफिस में बहुत नया हूँ इस टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। I cannot hardly understand, अब आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि hardly जो है वो भी अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है। नेगेटिव एडवर्ब क्यों है सर? क्योंकि हार्डली का मतलब क्या हुआ? हार्डली का मतलब हो कि कभी कभी, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो इसलिए ये अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है। और कभी भी अगर हम नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो उसके साथ हम कभी भी नो या नॉट या नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, कभी भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि आई कैन नॉट बेयरली स्टैंड, तो बेयरली भी अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है। बेयरली भी अपने आप पे एक नेगेटिव एडवर्ब है। बेयरली का मतलब भी क्या होता है? बेयरली का मतलब हुआ कि भाई खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही है, खड़ा नहीं रह सकता, बहुत दिक्कत हो रही है, ये मतलब हुआ बेयरली का। ठीक है ना? तो क्योंकि ये भी अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे हम इस नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस सही क्या होगा? सेंटेंस सही होगा आई कैन बेयरली स्टैंड। तो हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव एडवर्ब लगा दिया, तो उस सेंटेंस में हम कोई भी नो या नॉट या नेवर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो इस नॉट में है। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा? बीइंग वेरी न्यू इन द ऑफिस, आई कैन हार्डली अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट माय टीम एंड माय बॉस डिस्कस। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है सर कि नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ हम लोग कोई भी ऐसा नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नो, नॉट या नेवर, इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते। और अगर इनका प्रयोग हुआ है तो पक्का से पक्का सेंटेंस में एरर। आ गई बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट ये है। बाकी आपका जो सी पार्ट है, डी पार्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम हमारा है बी पार्ट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर नो सिचुएशन यू आर अलाउड। ओ हो, पहले ही पार्ट में हमको एरर दिख गया बच्चे। चलो सेंटेंस का पहले समझ लेते हैं मतलब क्या। अंडर नो सिचुएशन यू आर अलाउड टू वायलेट द लॉज ऑफ द लैंड अनलेस द सिचुएशन इज लाइफ थ्रेटनिंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी परिस्थिति में आप जो किसी देश के कानून है उनको तोड़ नहीं सकते, बशर्ते बशर्ते अगर जो सिचुएशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, अगर आपके जीवन के ऊपर संकट आ गया है। जीवन के ऊपर संकट आ गया तो भाई फिर तोड़ सकते हो, लेकिन जब तक वो सिचुएशन नहीं आई है तब तक आप किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के नियम कायदे कानून को तोड़ नहीं सकते, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। ये मतलब हुआ इसका। ठीक, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अंडर नो सिचुएशन, अंडर नो सिचुएशन ये भी तो अपने आप पे एक नेगेटिव एडवर्ब है। सब नेगेटिव एडवर्ब कैसे? अरे देखो ना बच्चे, नो लगा हुआ है यहाँ पे, है ना?
और ये अलाउ को वो कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने नेगेटिव एडवर्ब के बारे में? नेगेटिव एडवर्ब के बारे में सर आपने ये बताया था कि अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाए तो वर्ड ऑर्डर क्या होता है? पहले सब नेगेटिव एडवर्ब आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा? उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? एक्शन वर्ब। हाँ या ना? तो अंडर नो सिचुएशन भी अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है। अगर आपको नहीं पता तो ये बात जान लो। अंडर नो सिचुएशन, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो कंडीशन, ये सारे के सारे जो है नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। लेकिन सर एडवर्ब तो एक शब्द का होता है ना, ना ना, बताया था ना वीडियो में अभी कि एडवर्ब जो है सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो नेगेटिव एडवर्ब जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करेगा तो वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा सर? पहले आप लगाओ हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाओ सब्जेक्ट, और फिर लगाओ आप यहाँ पे एक्शन वर्ब। हाँ या ना? तो सर यहाँ पे क्या होना चाहिए? अंडर नो सिचुएशन यू आर अलाउड। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या होगा यहाँ पे? अंडर नो सिचुएशन आर यू अलाउड। सिंपल प्रेजेंट में है और पैसिव वॉइस में, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है ना। अंडर नो सिचुएशन आर यू अलाउड टू वायलेट द लॉज ऑफ द लैंड। तो देखो पहले हमने लगा दिया यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, फिर हमने लगा दिया यहाँ पे सब्जेक्ट, और फिर हमने लगा दिया यहाँ पे अपना एक्शन वर्ब। सेंटेंस बिल्कुल बढ़िया, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में नेगेटिव एडवर्ब है तो एरर की संभावना कहाँ पे होगी? एरर की संभावना होगी वर्ड ऑर्डर में। तो ज्यादातर चांस है कि आपकी जो एरर है वो वहां से निकल सकता है। हो सकता है अगर वहां पे अगर आपने देखा कि हाँ भाई उसके बाद कोई एरर नहीं है, जो वर्ड ऑर्डर है वो ठीक है, तो आप आगे बढ़ो। लेकिन ज्यादातर संभावना जो है वो यहाँ पे होगी अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका नेगेटिव एडवर्ब या फिर कोई भी नेगेटिव कंजंक्शन लगा हुआ है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो एरर कहाँ पर है सर? यहाँ पे एरर है आपका पार्ट ए में। कहाँ एरर है? पार्ट ए में, यहाँ पे आपका एरर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्डली ही हैड फिनिश्ड हिज लंच। सर ये तो फिर से हार्डली आ गया। हार्डली तो सर हमको पता है नेगेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा हुआ है। तो सर अब तो हम ये गलती नहीं करेंगे। अगर कोई नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा हो तो पहले उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? एक्शन वर्ब, है ना। तो यानी कि अब देखो ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट में है, ही हैड फिनिश्ड। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें खाली हैड को यहाँ लगा दो क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट लगा दो क्योंकि ही सब्जेक्ट है, और एक्शन वर्ब क्या है? फिनिश्ड। तो हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच व्हेन ही हर्ड समवन कॉलिंग हिज नेम इन एन एंग्री मैनर। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी देखो एरर कहाँ निकला? अभी भी एरर जो है वो सर आपका निकला पार्ट ए में। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ ये मैं सारे जानबूझ के लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, हाई कोर्ट का आरओ एआरओ हो, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसीलिए इन क्वेश्चंस का जो मैंने कलेक्शन किया है, मेरा सोर्स मेजरली जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि रियल टाइम में आपको सॉल्व करने हैं, अगर हम उनकी प्रैक्टिस करें तो मेरे हिसाब से आपकी जो तैयारी है उसको एक अलग ही लेवल पे आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एरर क्या है सर? यहाँ पे सर क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब है तो इसलिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन वर्ब। तो एरर हमारा कहाँ पर है? एरर हमारा पार्ट ए में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।